स्वागत है आप सभी का दोस्तों। देखिए मैंने बहुत सारे एनालिसिस पढ़े जिसपे श्रीलंका जैसे हालत भारत के होने वाले हैं, इस तरह की बातें मैंने जब देखी तो मुझे लगा कि यार बहुत सारा कंफ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर के, क्योंकि भारत में भी फ्री वाला जो चलन है वो ज़्यादा ही तूल पकड़ चुका है और दूसरी तूल पकड़ चुका है, और चाइना की वजह से श्रीलंका की यही हालत हुई है। ये सारी बातें आप लोग कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप सेइंग दिस। INI न्यूज इंडिया का जो दर्शक नहीं वो कहे तो कहे, लेकिन आप मत कहिएगा। देखो सभी कारणों में सबसे बड़ी वजह यह भी है श्रीलंका के दुर्दशा की, वो है चाइना। तो स्वाभाविक है श्रीलंका और चाइना के रिश्ते में खटास भी आएंगी, और आएंगी भी। बताऊंगा कैसे। इस खटास में भी कुछ मीठा डाल करके क्या एक बढ़िया डिश भारत पका सकता है, बना सकता है। देखो चीन से बढ़ती दूरी क्या भारत के लिए एक अच्छा अवसर है? मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े और अब उसमें यहां तक लिखा हुआ था कि देखो अगर पूरे देश में अगर 370 लगी होती ना तो कई सारे राज्य श्रीलंका बन गए होते, यानी कि दिवालिया हो गए होते। मुफ्त में बांटने की नीतियों से राज्य को बचना चाहिए ना, इसी की वजह से राज्य के ऊपर बहुत भार पड़ता है। ये सारी बातें दोस्तों एक प्रकार से देखी जाए सरासर गलत है। भारत के हालात इतने भी खराब नहीं है कि श्रीलंका बन जाए, और इतने भी अच्छे नहीं है कि वो अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी बन जाए। श्रीलंका का इकोनॉमिक मॉडल और भारत का इकोनॉमिक मॉडल सुधीर चौधरी और रवीश जैसा है, यानी कि बिल्कुल अलग है। श्रीलंका का मॉडल पिछले 20 साल से रोजगार पैदा करने के लिए बुनियादी ढांचों के विकास पर आधारित था। उसका मॉडल लोगों को टैक्स और शुल्क से राहत देने पर आधारित था। श्रीलंका का जो मॉडल है उसमें कृषि बुनियादी बदलाव के विचार पर आधारित था। इसके उलट भारत का मॉडल क्या था? भारत ने ना तो रोजगार के अवसर पैदा करने वाले बुनियादी ढांचों के विकास पर आधारित है, और ना ही भारत के नागरिक को कर या शुल्क से राहत देने के मॉडल पर आधारित है। और आपने सुना भी तो होगा ना कि मिडिल क्लास वाले अब इस सरकार का बजट नहीं सुनते हैं, क्योंकि सरकार के बजट में आम आदमी के लिए कुछ होता नहीं। आम आदमी सिर्फ टैक्स की राहत की बात करता है, लेकिन जो उसको मिलती नहीं। तो श्रीलंका में सब हुआ था। यह सही नहीं है कि श्रीलंका की सारी समस्याओं के लिए चाइना ही जिम्मेदार है। अब चीन की कर्ज देकर के गुलामी बनाने वाली जो कूटनीति है उसमें श्रीलंका के संकट का सिर्फ एक कारण बन सकता है। बाकी जो कारण है वो उसकी नीति की वजह से है। एक डाटा आप ले लीजिए, 2024 तक भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। मोदी जी ने ऐसा कहा था, लेकिन 2000 में ही चाइना ने $5 ट्रिलियन का लोन बांट दिया था। उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग सब चलती है, उस हिसाब से सोचता है और देना शुरू करता है, और इतने कम इंटरेस्ट रेट पे देता है 3.50 की दूसरा देश मना भी नहीं कर सकता। लेकिन चाइना को पता होता है कि रिटर्न तो आएगा नहीं, और रिटर्न कर नहीं पाएंगे, बदले में इनकी जगह हथिया लेंगे। जैसे लंका का हम्बनटोटा बंदरगाह ले लिया, ऐसे तो चाइना करता है। असल में श्रीलंका में 2019 के आखिर के चुनाव में, संसदीय चुनाव जब हुए थे, उसमें राजपक्षे बंधु ने एक वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो शुल्कों में कटौती करेगी, और सरकार बनी तो उन्होंने टैक्स में तकरीबन 50% की कटौती कर दी गई। ये लोगों को सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी राहत की बात हो जाती है। अब श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो किस पर डिपेंडेंट है? वो पर्यटन पे सबसे बड़ा योगदान रहता है उसका। उसकी GDP में तकरीबन भारत से 14% का हिस्सा पर्यटन का ही होता है। उसकी 2.2 करोड़ की आबादी में करीब 50 लाख लोग प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से पर्यटन से जुड़े हुए हैं। लेकिन टैक्स छूट देने के 3 महीने बाद क्या होता है? दुनिया कोरोना के दुष्चक्र में फंस जाती है। श्रीलंका भी फंस गया उसी में। अब सब कुछ दुनिया में ठप हो जाता है, तो श्रीलंका में भी ठप हो जाता है। सरकार ने जो बदलाव किए थे वो सब उल्टे पड़ जाते हैं। सरकार ने बोला श्रीलंका की कि हम जैविक खाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसीलिए हम जो केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक खाद का जो इस्तेमाल है, हम पूरी तरह से रोक लगा रहे हैं। इसका नतीजा क्या होता है? लॉकडाउन, सब कुछ बंद, यहाँ पैदावार आधी हो जाती है। और आपको ये पता भी है कि श्रीलंका खाने पीने की चीजें जैसे चावल, दालें, चीनी आदि के लिए आयात पर निर्भर होता है। पैदावार कम हो गई तो आपको निर्भरता आपकी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई कि भैया और लाओ और लाओ और लाओ। एक तरफ से टैक्स कटौती और पर्यटन सहित सारे उद्यम उसके ठप होने से राजस्व उसका कम हो जाता है, और दूसरी ओर जब आयात का जो बिल है वो बढ़ने लगा। श्रीलंका पर पहले से ही कर्ज बहुत ज्यादा हो गया था, जो उसने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चाइना सहित कई दूसरे देशों से लिया था। इन सब का मिला जुला नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार नवंबर 2019 के $7.5 अरब से घटकर के $2.2 अरब पर आ गया, और महंगाई दर 17% पर पहुंच जाती है।
अब भारत की बात कर लेते हैं। ये सही है कि केंद्र सरकार 2 साल से मुफ्त में अनाज दाल बांट रही है, किसानों को हर महीने 500 रुपए भी देती है किसी कृषि सम्मान निधि योजना, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार भी चला रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात समझिए, यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि जिन गरीब लोगों को मुफ्त में ये चीजें दी जा रही हैं, उन्हीं से इसकी कीमत भी वसूली जा रही है, जो गरीब को महसूस नहीं हो रहा है। भारत में सरकारों ने कर वसूली बढ़ा दी है और उसी का एक हिस्सा लोगों को मदद और राहत के नाम पर दिया जा रहा है। इसीलिए कम से कम लोगों को मुफ्त वस्तुएं और सेवाएं बंटने से या बांटने से भारत की स्थिति श्रीलंका वाली नहीं होने वाली है। आपने वहां से टैक्स भी कटा दिया, आप कहीं से कुछ ले भी नहीं रहे, लेकिन उल्टी आपने निर्भरता आपने बढ़ा दी अपनी खान पीन के चक्कर में, पॉलिसीज के चक्कर में, तो वहां समस्या हो गई। याद रखिए, ध्यान दीजिए, कोविड में क्रूड ऑयल के दाम कम थे। सरकार के नियम के अनुसार हमें पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने पैरेलल क्या किया, एक्साइज ड्यूटी और वैट को लगातार दोनों केंद्र राज्य सरकार बढ़ाते रहे और हमें पेट्रोल अभी 100 रुपए लीटर के आसपास खरीदना पड़ा, और आज भी खरीद रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2020-2021 में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुल्क से 4,55,000 करोड़ से ज्यादा वसूल लिए थे, और इसी टाइम पीरियड में जो स्टेट सरकार ने भी 2,17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर टैक्स शुल्क लगाकर कमाए थे। जीएसटी, आबकारी शुल्क, प्रत्यक्ष कर की कमाई अलग है, वो लगभग 28 लाख करोड़ रुपए सालाना हो जाती है। सरकार को पता है इस तो अपना खजाना कैसे भरना है, वो सरकार भरती है। सरकार की अनाज बांटने की योजना, महिलाओं के नगद पैसे देने की, किसान सम्मान निधि के मद में दी गई कुल राशि एक साल में 2.25 लाख करोड़ रुपए के 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होती है, जबकि सरकार एक साल में 4.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पेट्रोल डीजल के उत्पाद पर शुल्क लगा करके कमा रही है, और इसमें से आधा मुफ्त की वस्तुओं और सेवाओं में बांट दिया जाता है। इसी तरह से राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर वैट से तकरीबन 2,17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रही हैं, और उसमें से आधा मुफ्त की योजनाओं पर खर्च कर दे रही है। अब देखिए, सरकार के लिए इससे भी और अच्छी क्या बात हो सकती है। लोग खुश हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हीं की जेब से 2 रुपये निकाल करके 1 रुपया उनको वापस दे दिया जा रहा है। इसलिए ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि मुफ्त की योजनाओं के कारण भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी नहीं होने वाली है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। और फ्रीबीज की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो एक अलग अध्ययन का विषय बन जाता है। अब बात करते हैं जो मैंने शुरुआत में की थी, आपसे कहा था कि मिठास वाली बात, कि जो शुरुआत मैंने वीडियो में कहा था कि भारत क्या अवसर ले सकता है, आपदा में क्या अवसर भारत के लिए, इसको समझ लेते हैं। क्या श्रीलंका के साथ भारत का रिश्ता सदियों पुराना है। अगर आप इतिहास पढ़ा होगा तो कई 2,500 साल पहले सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्र को बौद्ध धर्म का उपहार लेकर के श्रीलंका भेजा था। वहां के राजा ने उनसे प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और आज श्रीलंका की 70% से भी ज्यादा आबादी बुद्ध की पूजा करती है। और अशोक, आपको पता था कि वो बौद्ध धर्म की तरफ ज्यादा रुचि रखने लगे थे बाद में चल करके। दोनों ही देशों पर अंग्रेजों का शासन रहा था। भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो श्रीलंका इसके लिए 1 साल बाद आजाद होता है। दोनों ही आजादी के 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। श्रीलंका को अभी मदद की आवश्यकता है, उसके ऊपर भारी भरकम कर्ज है। समस्या इतनी विकराल है कि इसका अंदाजा समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने श्रीलंका के केंद्रीय बैंक से जुटाए एक डाटा से मिलता है। श्रीलंका को इस साल $7 अरब का कर्ज चुकाना है, जबकि उसके विदेशी मुद्रा भंडार में अभी केवल $2.3 अरब बचा हुआ है। श्रीलंका ने मदद के लिए चीन की ओर देखा और भारत की ओर भी देखा, मगर चाइना ने साफ तौर पे बोल दिया कि हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। नजर उन्होंने फेर ली। वहीं भारत ने मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया है। अब चाइना ने नजर क्यों फेरी होंगी? चाइना बहुत ज्यादा चालाक है। उसको क्या है, उसको पता है कि ये लौटा कुछ पाएगा नहीं। उनको पहले अपना कर्ज वसूलना है जो बहुत ज्यादा है, और वो चालाक है, इसलिए वो सीधे पीछे हट गया। अब जब श्रीलंका ने भारत की तरफ देखा तो ठीक है, भारत ने बोला ठीक है, हम आपको मदद देंगे। देखिए, श्रीलंका में एक भारत विरोधी तबका भी है जो हमेशा से ही भारत के सामने चीन की दोस्ती के कसीदे पढ़ता था और कहता था कि चाइना कितना अच्छा दोस्त है, वो अपने काम से काम रखता है, लेकिन भारत वाले जो है ना, वो पॉलिटिक्स हमारी राजनीति में आके दखल देते हैं। अब जब चाइना ने मुंह फेर लिया है मदद के नाम पर, तो शायद ये जो गुट है ये कहना सब बंद कर देगा, चाइना के कसीदे पढ़ने बंद कर देगा। भारत ने 2022 के शुरू से ही अब तक श्रीलंका को $2.4 अरब की मदद भेज चुका है, और चीन ने भारत की जरूरी सामानों की किल्लत को दूर करने के लिए $1.5 अरब की मदद मांगी है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी मदद के अलावा
श्रीलंका को मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद लिए बिना पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता है। एक बात और, श्रीलंका अंतरराष्ट्रीय चाय बाजार का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और हर साल वहां जितनी चाय का उत्पादन होता है उसका 97 to 98% वो विदेशी बाजारों में उसका निर्यात कर देता है। अब श्रीलंका के चाय उत्पादन में बड़ी गिरावट का अंतरराष्ट्रीय बाजार पर सिंपल सा असर पड़ेगा। अब असर पड़ेगा तो कमी होगी, तो उसकी भरपाई भी तो कोई करेगा ना। सप्लाई में कमी आएगी तो भरपाई कौन करेगा। यहाँ पे अच्छी बात भारत के लिए है कि भारतीय निर्यातकों के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर हम कह सकते हैं एक अवसर है। श्रीलंका में अभी जो आर्थिक संकट है उससे वहाँ चाय की पैदावार में तकरीबन बताया जा रहा है 15% की कमी आ सकती है। वहाँ बिजली वहाँ पर नहीं आ रही है और क्वालिटी भी वहाँ पे घटेगी। तो इसमें क्या होगा कि इंडिया के लिए उम्मीद इस सेक्टर में एक बड़े प्रॉफिट को जरूर तलाशेंगे। ये है इंडिया के लिए आपदा में अवसर। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको श्रीलंका का इकोनॉमिक मॉडल और भारत का इकोनॉमिक मॉडल कैसे अलग है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।